और रिकमेंडेशन आपने पियाजे की थियरी में पढ़े हैं, तो उसी की बात हम यहाँ कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपने ना किया हो, और आपको सेशन पसंद आएगा ही, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, कुछ 34 के करीब क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड, 8 लाख से ज़्यादा लोग हम वहाँ भी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे भी। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीग्राम चैनल्स ऑफ एनी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो इसको आपको वहाँ पे ज्वाइन कर लेना और PDF आपको मिल जाएगा वहाँ। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे। सीटेट का बैच में एडमिशन्स अभी भी ओपन है। अगर आपको लगता है आप पुराने जो सेशंस हैं वो कवर कर लेंगे ज़्यादा सेशंस देख करके दिन में, तो आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं। आपके पास 1.5 महीने के करीब का समय है। इसके अलावा D+B के बैच में एडमिशन हो या पेडागोजी स्पेशल में हो, वो भी ओपन है। करियरविल ऐप डाउनलोड करके वेबसाइट से आप लीजिएगा रजिस्टर करने के बाद, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। खैर, आते हैं ये सारी बातें एक तरफ और क्वेश्चंस एक तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, पोल में आप जवाब देंगे फटाफट से, और ये टाइम अब निश्चित कर लेंगे। तबीयत बहुत बेटर है, मतलब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ कल के मुकाबले भी, इवन आज। और 7 बजे डेली मिलेंगे। अब 9 बजे वाला टाइम हमने छोड़ दिया है, 7 बजे कर दिया। तबीयत थोड़ी बेहतर रहे, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। देखिएगा, आइडेंटिफाई द डिसेबिलिटी अ चाइल्ड माइट बी सफरिंग फ्रॉम इफ शी ही इज अनेबल टू। यदि कोई बच्चा ऐसा करने में असमर्थ है तो उसकी पहचान करें जिससे वह पीड़ित हो सकता है। यानी क्या समस्या है, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं बच्चे की, ये सिम्टम्स हैं, अगर ये ABCD 4 ऑप्शंस, तो क्या समस्या बच्चे को हो सकती है ये पहचाननी है। पहला ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंड टेक्स्ट जेस्चर्स, यानी उसको पाठ को समझने में दिक्कत होती है। ये पाठ इशारों को समझे नहीं, ये एकदम खराब ट्रांसलेशन है ना। हो सकता है पेपर में भी आया हो, या हो सकता है हमारे टाइपिस्ट जी ने एक आध क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी हो, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि पाठ को पढ़ के समझने में दिक्कत है, पाठ को समझने में दिक्कत, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा बच्चा, पढ़ के नहीं समझ पा रहा, ये समस्या है। टू मेक कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस समझते हैं, छोटा रूप, जैसे कैन नॉट को कांट लिख देते हैं, है ना। कैन नॉट को आई हैव को जस्ट ये लिख देंगे हम, है ना। शॉर्ट फॉर्म्स बनाना एक तरह से कॉन्ट्रैक्शंस। कुडंट, कुड नॉट को कुडंट लिख देते हैं हम। तो ये सब क्या है, ठीक है ना। इज नॉट को आई थिंक एंट लिखने लगे हैं आजकल। तो ये भाषा से संबंधित है। रीड एट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ स्पीड, यानी गति जितनी अपेक्षित है, एक मान लीजिए 3री क्लास के बच्चे से या 5वीं क्लास के बच्चे से, जिस भी क्लास में बच्चा है, उस गति से, उस स्पीड से वो पढ़ नहीं पाता, है ना। अब मान लीजिए एक 10वीं क्लास का बच्चा और यहाँ पे सतही जोड़ के पढ़े, तो आपको लगेगा यार ये नॉर्मल चीज नहीं है। 10वीं क्लास में तो बच्चा फटाफट से देखते ही सतही पढ़ लेगा, ठीक है ना। एनालाइज द सरफेस एंड डीप मीनिंग, यानी जो एक ऊपर ऊपर से क्या कहना चाह रहा है कवि, और डेप्थ में, गहराई में क्या कहना चाहता है एक टेक्स्ट या एक चैप्टर, एक जो भी पाठ आपने पढ़ा है उसका डीप में मतलब क्या है, ये समझने में भी दिक्कत है। अब इन चारों चीजों में दिक्कत है, यानी भाषा की दिक्कत है कुछ तो बच्चे को, और ये डिस्ग्राफिया लिखने की बात नहीं है, पढ़ने और समझने से संबंधित दिक्कतें हैं, क्योंकि पढ़ता ठीक से नहीं है, इसलिए स्पीड ठीक नहीं है, समझ नहीं पा रहा है पढ़ के, है ना। भाषा को जोड़ तोड़ के कैसे खेल सकते हैं वो नहीं कर पा रहा। डिस्प्रेक्सिया तो मोटर संबंधी विकार होता है, चलने फिरने में या पेन पकड़ने में। डिस्ग्राफिया होता है राइटिंग संबंधी, कि राइटिंग डॉक्टर्स वाली है कि समझ भी नहीं पा रहे हैं आप, इलेजिबल है, अपठन योग्य, वो डिस्ग्राफिया होता है। यहां पे पढ़ के समझने की दिक्कत है। डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है। तो बचता क्या है, डिसलेक्सिया ही बचता है, डिसलेक्सिया ही बचता है। इसमें से कुछ दिक्कतें डिस्फेजिया में भी होती हैं। डिस्फेजिया यहां ऑप्शन में नहीं है, बट मैं बता दूं, अगर डिस्फेजिया होता ऑप्शन में और डिसलेक्सिया होता, दोनों को साथ में आप बोथ 3 और 4 सही कह सकते थे, या सिर्फ डिस्फेजिया होता तब भी। डिस्फेजिया में बेसिकली होता है कि आप पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे ने क्या कहा वो नहीं आप समझ पा रहे हैं, ना सुन के समझ पा रहे हैं, ना पढ़ के समझ पा रहे हैं। भाषा को समझने से संबंधित समस्याएं हैं कि कांट का मतलब क्या होता है ये नहीं समझ पा रहे, अगर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में दे दिया तो, ठीक है ना। रेट पढ़ने का जब समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। तो ये डिस्फेजिया और डिसलेक्सिया की तरफ जाने वाला जवाब है, स्पेशली डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल वायरिंग की थोड़ी सी समस्या है। ऐसा नहीं है कि बच्चे की बुद्धि में कमी है या वो सीख नहीं सकता, है ना। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की दिक्कत होती है कि बच्चा साउंड को कनेक्ट करके, जैसे वो ईशान अवस्थी था तारे जमीन पर में, इन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। ब को व पढ़ सकते हैं, या बी को डी पढ़ सकते हैं, रिवर्स में पढ़ लेते हैं कई बार। 100 को वॉज, गॉड को डॉग पढ़ सकते हैं, 6 को 9 पढ़ सकते हैं। तो ये इनको पढ़ने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो ये डिसलेक्सिया है। ये सारे लक्षण डिसलेक्सिया की तरफ हमें इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। डिस्फेजिया ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो वो भी सही ही हो जाता। ज्यादातर ऑप्शंस जो हैं उसी के साथ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों ही भाषा संबंधित
लर्निंग डिसेबिलिटी में आते हैं, चाहे वो डिस्फेजिया हो, डिसकैलकुलिया हो, जितने भी डिस वाले शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी सीखने की अक्षमता वाले बच्चे, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट। देखो ये जो एलडीज कहते हैं जिसको हम लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये वर्ड दिया था सैमुअल, ये जो टर्म है सैमुअल किर्क ने 1960 के करीब। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज कुछ स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज हैं कि सीखने से संबंधित दिक्कत है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको ये जितनी भी डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, डिस्मॉर्फिया है, जितने भी हैं ये सब आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज में आते हैं, अधिगम अक्षमता में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं बच्चे का आईक्यू कम है, उसकी ब्रेन की वायरिंग उस तरह की है कि उसको वो प्रोसेसिंग वैसे ही होती है, तो इनको सिखाया जा सकता है। इनके आईक्यू में कमी नहीं है, एवरेज आईक्यू वाले बच्चे को भी डिसलेक्सिया हो सकता है। हैव रिटार्डेड ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मानसिक विकास जो है मंद है, रिटार्डेड है, आईक्यू नहीं है, नहीं, लो आईक्यू बिल्कुल गलत बात। हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक, यानी जो लेटर्स और अल्फाबेट लगभग एक जैसे दिखते हैं, जैसे बी और डी, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है ना। इजीली रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रिहेंड साइट वर्ड्स, साइट वर्ड्स क्या होते हैं, जो मान लीजिए इजीली ही है तो आप जिसको एक नजर में देखते ही पहचान ले, है ना। एक नजर में भी प्यार होता है, किसी ने कहा है, कोई तो गाना वाना है ना, तो वो एक नजर में आप पहचान जाएं जिन शब्दों को, वो साइट वर्ड हैं, पहली नजर में, पहली ही साइट में, है ना। दृष्टि शब्द इनको हम कहते हैं, चाहे वो दृष्टि हो तो आप एक नजर में समझ जाते हैं मतलब क्या है, ठीक। अगर शब्द लिखा हुआ है मान लीजिए टेक, तो ये साइट वर्ड है जिसको एक बार में देख करके समझ जाते हैं। अगर मैं यहां पर वेनम लिख दूं तो कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, जो हिंदी मीडियम से होंगे उनको लगेगा कि ये जो है साइट वर्ड नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा नहीं है। मल्टीपल बार जो शब्द हमारे सामने आते हैं उनको हम साइट वर्ड कह देते हैं, जिनको एक नजर में पहचान जाए हम। तो वेनम हो सकता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो सकता है वेनम जो है नॉर्मल वर्ड हो, या हो सकता है न्यूज बहुत देख ली हो एलवी यादव वाली, तो स्नेक वेनम से वेनम जो है साइट वर्ड बन गया हो, एक्टिव वोकैबुलरी में आ गया हो। एक्टिव वोकैबुलरी और पैसिव वोकैबुलरी होती है ना इंग्लिश पेडागोजी में, यानी एक्टिव वोकैबुलरी वो शब्द जो हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं, और पैसिव वोकैबुलरी वो जो हमें पता है बट हम यूज नहीं करते कभी। तो हो सकता है कई लोगों को वेनम पता होगा बट वो एक्टिव वोकैबुलरी में तभी आया जब चीजें न्यूज में बहुत ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल जो डीमोनेटाइजेशन शब्द है, तो डीमोनेटाइजेशन हमारी एक्टिव वोकैबुलरी में था ही नहीं जब तक वो 500,000 के नोट बैन नहीं हो गए। या कोरोना में अगर हम बात करें, जो कई सारे ऐसे शब्द थे ना, जो एक तो सॉरी हाँ क्वारंटाइन और ये सब शब्द जो हैं, और भी एक दो शब्द इस तरह के थे जो उस टाइम पे चलते थे, तो वो हमारे लिए साइट वर्ड नहीं थे बट बन सकते हैं जब बार बार सामने आएंगे। तो साइट वर्ड को इजीली पहचानने में डिसलेक्सिया तो नहीं है बच्चे को, या लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है, वो तो अच्छी बात है, पहचान पाता है, पहचानने चाहिए किसी भी नॉर्मल इंसान को, ठीक है ना। बट हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक, यानी एक जैसे दिखने वाले अक्षरों और वर्णों के बीच में अगर भ्रमित होता है बच्चा, तो उसको आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, उसमें भी डिसलेक्सिया हो सकता है कि वो एक जैसे दिखने वाले शब्दों में, चाहे वो 6 हो 9 हो, है ना, वो रिवर्स में पढ़ लेता है कई बार, बी हो डी हो ब हो व हो, वहां पे उसको कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये डिसलेक्सिया का उदाहरण है। बात ठीक है या नहीं है? ठीक है। कितने लोगों ने थर्ड ऑप्शन दिया है? 64%। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक बार समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म? ऑटिज्म वाले बच्चों के बारे में कौन सी एक विशेषता है? निम्न में से कौन सा गुण प्राय स्वालीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जा सकता है, यानी ऑटिस्टिक बच्चे में कौन से गुण को हम देख सकते हैं? ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक अपने आप में पूरा अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म किसको कहते हैं? छाता होता है ना जैसे, तो वो वैसा शब्द है जिसके अंदर बहुत सारे टर्म समाहित हैं। ASD बोलते हैं उसको, है ना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसके अंदर ये नॉर्मल अपना ऑटिज्म भी है, मतलब ऑटिज्म हुआ, इसके अंदर ADHD है, और भी बहुत सारे इस तरह के टर्म हैं जो निशा हमें बताएंगी, स्पेशल एजुकेशन करके बैठी है। जल्दी बताओ ASD में कौन कौन आता है? इन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, मजे करती हैं आजकल। देखो एक बार अगर हम बात करें फोन में लगी हुई है, मर्जी नहीं है इनकी भी, ठीक। तो ASD में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, चाहे वो ADHD हो, चाहे वो ऑटिज्म हो, और भी इस तरह के कई सारे शब्द हैं जो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है जी। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ऑटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक पहचानने आपको, रेपिटेटिव बिहेवियर, यानी बार बार पुनरावृत्तीय व्यवहार, सेम चीज को रिपीट करेगा बच्चा।
इसको हम स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी कह सकते हैं, और यही बात एकदम सही भी है, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चा, माय नेम इज खान वाले शाहरुख खान को याद कर लीजिए, बार बार वो सेम चीजें कई बार रिपीट करते थे, तो ऑटिस्टिक बच्चा चीजों को रिपीट करता है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर कहते हैं उसको। स्टीरियोटाइप भी तो बार बार रिपीट करके बनती है ना, जो हम कहते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप है, यानी रूढ़िबद्धता है। तो रूढ़िबद्ध कब हुई कोई चीज? जब बहुत बार रिपीट हुई। तो उसी तरह से उससे आप याद रख सकते हैं, पेपर में पूछ लिया जाता है कि स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, रेपिटेटिव लिखा है तो आसान है, स्टीरियोटिपिकल लिखा होगा तो कई लोगों के सर में दर्द हो जाएगा। तो पुनरावृत्तीय व्यवहार, तो ये अच्छे टीचर्स का काम है कि वो आपको ये चीजें बताएं, है ना। तो बिल्कुल आप पेपर, तो कई लोग तो टीचर्स बन गए लेट्स लर्न देख देख करके अच्छे, और आप जो है पढ़ के पेपर नहीं क्लियर करेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक, तो ये वाले सब्जेक्ट पे आपकी कमांड हो जानी चाहिए, वो हो जाएगी। ठीक, तो रेपिटेटिव बिहेवियर यानी स्टीरियोटिपिकल व्यवहार, बार बार रिपीट करते हैं चीजों को। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये इसमें थोड़ी दिक्कत होती है इनको कि इतना नहीं है, एक चीज से दूसरी चीज अगर आसपास की सराउंडिंग में भी चेंज हो जाए तो ये बहुत कंफर्टेबल नहीं होते। हाई कम्युनिकेबल स्किल्स नहीं, कम्युनिकेशन इनकी दिक्कत वाली होती है, लैक करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में, सोशलाइजेशन में या सोशल होने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा लोगों से घुलने मिलने में ऑटिस्टिक बच्चे को। अर्ज फॉर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन रूटीन बिल्कुल भी नहीं है, अगर ज्यादा चेंज होंगे आसपास के रूम में, हर रोज चादर बदल जा रही है, हर रोज अलग अलग कलर की, मतलब या हर रोज आज टेबल इधर थी कल उधर है, तो इनको दिक्कत होती है एडजस्ट करने में। तो ऑटिस्टिक बच्चे का लक्षण ये तीनों तो बिल्कुल नहीं है, ऑपोजिट है उसका। ये है कि रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, बार बार चीजों को रिपीट करता है ना। तो ये अपने आप में एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं कि बच्चा जब जन्म के कुछ समय बाद ही पता लग जाएगा आपको 5 से 10 साल तक कि बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है। विकास के समय होने वाले, मतलब पता लगने वाले ये डिसेबिलिटीज हैं जिनको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इंक्लूसिव एजुकेशन स्ट्रेसेस ऑन, यानी जो समावेशी शिक्षा है वो किस पर बल देती है। समावेशी शिक्षा है क्या, अब इसको समझना जरूरी होगा, जो कि हम समझेंगे अभी, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार। मॉक टेस्ट वगैरह सब बैच में, जो जिन लोगों ने सीटेट का बैच लिया है उनको सारे मॉक टेस्ट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नोट्स, वो सब मिले हैं। ठीक है जी, प्रीवियस क्लास के नोट्स भी हम करा देंगे आपको अपलोड। डिस्कस कर लेंगे। प्रांजल, अभी तो बहुत समय है हमारे पास, अगर आप अब से भी सिर्फ यूट्यूब की क्लास भी अच्छे से अटेंड कर रहे हैं तो काफी हेल्प आपको मिल जाएगी सीटेट में। 53% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं। देखते हैं एक बार, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है, किस पे जोर देती है। समावेशी शिक्षा है क्या कि हर तरह का बच्चा सीख पाए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं 59% लोग। एनहेंसिंग द पोटेंशियल ऑफ ईच स्टूडेंट, बिल्कुल हर बच्चे के अंदर की क्षमता को बढ़ाने पर, कि जो पोटेंशियल है वो निखर के आए। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा गिटार बजाता है तो वो उसमें हम उसको हेल्प कर पाए, स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उधर हम हेल्प कर पाए, जो बैरियर्स, जो बाधाएं उसके सामने आ रही हैं उनको दूर कर पाए हम। एक बच्चा है जिसको देखने में दिक्कत है, उसको भी हम सिखा पाए, उसके अंदर भी तो एक पोटेंशियल होगा कुछ छिपा हुआ, तो उसको हम निकाल करके ला पाए। इसीलिए हम इसको एजुकेशन फॉर ऑल कहते हैं, सभी के लिए शिक्षा। सभी के लिए शिक्षा का जो सिद्धांत है वो समावेशी शिक्षा फॉलो करती है, और दूसरा इक्विटी बेस्ड होती है। ये इसका जो प्रिंसिपल है समावेशी शिक्षा का यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो समता बेस्ड है, इक्विटी बेस्ड है, कि सबको इंक्लूड करें हम नीड के अकॉर्डिंग। इक्वालिटी नहीं, इक्विटी। इक्वालिटी से बेटर है इक्विटी। यहाँ पे हर तरह के बच्चे को समझ पाए आप। इक्वालिटी क्या हो जाएगा, एक बच्चा है जो चल नहीं सकता, व्हील चेयर पे है, और एक बच्चा है जो दौड़ सकता है, बहुत अच्छा धावक है, और दोनों कह दिया जाए दोनों साथ दौड़ो, ये इक्वालिटी हो गई। लेकिन ये मूर्खता हो जाएगी, कई जगह पे इक्वालिटी बेवकूफी नजर आती है। तो इक्विटी जरूरी है वहां पे कि आपको बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग समझनी है चीजें। तो ये पूरी एजुकेशन जो है इंक्लूसिव एजुकेशन इक्विटी बेस्ड होती है, समता बेस्ड होती है, ना कि समानता बेस्ड। व्यूइंग गैप्स इन लर्निंग एज डेफिशिएंसीज, बिल्कुल भी नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन गैप्स क्या होते हैं, सीखने में कमी रह गई। मान लो किसी को अभी कोई कह रहा था कोलबर्ग का 6th स्टेज समझा दो, तो ये गैप रह गया है कि उनको वो समझने में दिक्कत है। तो मैं किसी क्लास में डिस्कशन करूंगी, या पुराना वो कोलबर्ग का सेशन देखेंगे, समझ आ जाएगा। ठीक, या आगे कभी हम डिस्कशन करेंगे तो समझ आ जाएगा। लेकिन गैप्स का मतलब डेफिशिएंसी नहीं है कि ये कमी ही है, ये व्यक्ति में ही कुछ कमी है कि जो समझ नहीं पाया। गैप्स को डेफिशिएंसी नहीं की तरह नहीं देखती इंक्लूसिव एजुकेशन। गैप्स के लिए तो रेमेडियल क्लासेस होती हैं, हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं, 70 चीजें करते हैं, तो गैप्स कोई बुरी बात नहीं है। असेसिंग कॉग्निटिव स्किल्स ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, बच्चे के दिमाग के स्तर को आप कितना बढ़िया नंबर लेके आ रहा है वो इस बात पे आप जज कर रहे हैं, ये भी कहना गलत है। इंक्लूसिव एजुकेशन ये नहीं करती, सबको इंक्लूड करती है, चाहे कोई टॉपर है, गिफ्टेड बच्चा है, चाहे कोई स्पेशल बच्चा है जिसकी स्पेशल नीड है, देखने में दिक्कत है, हर तरह के बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन, नाम ही है इंक्लूसिव यानी इंक्लूड करना हर बच्चे को। एजुकेशन फॉर ऑल, जैसे मदर नेचर, बारिश होती है सब पे होती है, धूप निकलती है सबके लिए निकलती है, चाहे आप अमीर हैं गरीब हैं, चल सकते हैं नहीं चल सकते हैं, दिखता है नहीं दिखता है, नेचर सबके लिए एक जैसा है, इसलिए मदर नेचर कहते हैं, प्रकृति। उसी तरह से स्कूल में भी हमें हर बच्चे को इंक्लूड करना है। तो एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, बस थोड़ा सा अडेप्टेशन के साथ।
सेटिंग सेम पैरामीटर, सबके लिए सेम पैरामीटर हम नहीं लगा सकते कि एक बच्चा है जो 10 किलोमीटर दौड़ता है या फर्स्ट आता है तो सबको फर्स्ट आना है। अपने हर बच्चे में यूनिक है हर बच्चा, उसके अंदर जो क्षमता छिपी हुई है उसको बाहर निखार के लाना है। ये है बात जो कि फर्स्ट ऑप्शन कहता है। तो ये दो सिद्धांत मैंने कई बातें आपको बताई, एक तो इक्विटी बेस्ड है, एजुकेशन फॉर ऑल है। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, समावेशी शिक्षा की, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। 1 नंबर का टॉपिक है आपका, हम सब एक जैसे नहीं हो सकते, बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे तो हम रोबोट्स बन जाएंगे, है ना। 2 पेन एक जैसे हो सकते हैं, 2 फोन एक जैसे हो सकते हैं, 2 गाड़ियां एक जैसी हो सकती हैं, 2 लोग थोड़ी एक जैसे हो सकते हैं, डिट्टो सेम नहीं हो सकते, अंतर उनमें पाए जाएंगे। चाहे आपको मान लीजिए मुझे चाय पसंद है, निशा को कॉफी हो सकती है, या आपको कुछ और हो सकता है, तो अंतर तो पाए जाएंगे। ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भी चाय पसंद है, ठीक है, ठीक। देखिए, तो एक बच्चा मान लीजिए जो आपकी बैसाखी से स्कूल आता है, क्या कहते हैं इसको, मैं बार बार भूल जाती हूँ, नहीं कल किसी ने बताया था, मैं भूल जाती हूँ, मतलब कॉमन शब्द है बट वो दिमाग से निकल जाता है, ठीक। और अगर हम बात करें यहाँ पे, एक बच्ची है जो नॉर्मली स्कूल आ रही है, बहुत ब्राइट है पढ़ने में, एक बच्चा है जो व्हील चेयर से आ रहा है, एक बच्चा है जो ऐसे परिवार से आता है जिसको बहुत ज्यादा, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, यानी उसके खानदान में दुनिया में जनरेशंस में कोई नहीं पढ़ा, उसकी दुनिया में, ठीक है ना। नहीं, हैंडीकैप नहीं कहते, हैंडीकैप कहना भी अपने आप में गलत शब्द है, समाज बनाता है हैंडीकैप, है ना। क्रच कह सकते हैं, हाँ क्रचेस कहते हैं। वॉकर तो फिर वो अलग हो जाएगा, वॉकर डिफरेंट होता है, क्रचेस हो गए। तो कोई क्रचेस से आ रहा है मान लो, तो ये आपका सबको इंक्लूड करना है, सबके अंदर जो पोटेंशियल है उसको निकाल करके लाना है, एक छत के नीचे सबको सिखाना है, रेगुलर स्कूल में पढ़ाना है सबको, एजुकेशन फॉर ऑल। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन कह रहे हैं कि एक सामान्य स्कूल में, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिस बच्चे को कोई भी दिक्कत है, जो देख नहीं सकता, तो उसको स्पेशल स्कूल में जाना पड़ेगा जो ब्लाइंड स्कूल में है। ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, कोई चॉइस से जा रहा है, बात अलग है, ठीक। तो इंक्लूसिव एजुकेशन सभी के लिए शिक्षा पे बल देती है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। और क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप ये 34 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के 99%, 99.9% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, है ना। हाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, एक तो यहाँ पे आजकल नंबर्स नहीं दिखते हैं, आज मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है, इसके कह रहे हैं करा लीजिए, 1 महीने की जरूरत पड़ेगी आपको, पेपर आपका आने को ही है बिल्कुल। फटाफट से बताओ मुझे, कमेंट करके फटाफट से बताओ, देखना एक बार, बहुत ही बढ़िया। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। निशा जी को ज्यादा नहीं, बस 100 ग्राम दिखा दीजिए, 100 ग्राम में ये दिख ही नहीं पाएंगी भाई ये हमारा पर्सनल दोस्तों वाला मजाक है, इसको दिल पे ना लिया जाए, है ना, इसको सामान्य दुनिया की किसी और बात से ना जोड़ा जाए। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और समझते हैं कि कहानी है क्या। क्वेश्चन नंबर 5, 94% लोग कह रहे हैं। असर्शन क्या है भाई, कथन और कारण। कथन क्या है, व्हेन टीचर्स बिलीव दैट चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स have the capacities of learning and make them feel belonged in the classroom, they are likely to improve their performance। यानी जब टीचर्स का ये मानना होता है या ये विश्वास रखते हैं टीचर्स कि जो डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, मान लीजिए जिसकी जनरेशंस में कोई नहीं पढ़ा, फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, ऐसा बच्चा है जिसको हाशिए पे रखा है समाज ने, जैसे सेक्स वर्कर्स के बच्चे हो सकते हैं, वो मूवी देखी होगी आपने, कौन सी, गंगूबाई। या फिर अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज बच्चे और क्या हो सकते हैं, जो डेप्राइव्ड है, वंचित रह गए किसी भी वजह से, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत लो है, पढ़ने के पैसे नहीं है बिल्कुल, तो वो भी डिसएडवांटेज ही है एक तरह से, है ना। कोई ऐसे जाति समूह का बच्चा हो सकता है जिसको समाज ठीक नजर से ना देखता हो, वो भी अलाभान्वित हुआ, वंचित समूह वर्ग हो गया, डेप्राइव्ड एंड डिसएडवांटेज्ड। लेकिन हमें तो हर बच्चे को पढ़ाना है ना, सीख तो वो भी सकता है। तो टीचर्स को ये मानना चाहिए कि चाहे डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आ रहा हो बच्चा, लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी है लर्निंग की, और उनको बिलोंग्ड फील कराना है क्लासरूम में कि आप भी इसी क्लास का पार्ट हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति समूह से आते हो, क्लास में हैं तो हम एक टीम है अपने आप में, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट चॉइस बेनीवाल। चलिए, तो अगर हम बात करें रीजन क्या है इसका, ये बात तो सही है, इससे क्या होगा, बच्चे की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा ये तो मेरा भी स्कूल है, ये तो मेरी भी क्लास है, मैं भी पढ़ सकता हूँ, चाहे मैं किसी भी जाति समूह से आता हूँ, किसी भी चाहे मैं गरीब हूं, अमीर हूं, चाहे मुझे कोई और समस्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी पढ़ सकता हूं। तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई, बच्चे के पक्ष में है ये बात, और जो बच्चे के भले में होता है जो स्टेटमेंट, वो बेहतर है। इसका रीजन क्या है, टीचर्स बिलीव्स अबाउट चिल्ड्रन एंड देयर एबिलिटीज इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जो टीचर्स जैसा सोचते हैं, जो टीचर्स का बिलीफ है,
जो विश्वास है एक टीचर का, वो बच्चे की परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। अगर टीचर को लगता है कि तुम बहुत अच्छा करोगे, आप याद कीजिए आपको यदि किसी टीचर ने कहा होगा नहीं यार तुम अच्छा करोगे या तुम कर सकते हो, इस बिलीफ से ही, ये कई लोगों को लगेगा तो मोटिवेशन वाली बातें हैं, नहीं, टीचर्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों के लिए जो उनके स्टूडेंट्स हैं, तो वो अपने आप में फिर एक मोटिवेटर, फिलोसोफर, फ्रेंड, गाइड सब कुछ है टीचर। बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है। यानी अगर बच्चों को लगता है कि मेरे टीचर को तो लगता है यार मैं तो कर सकता हूं, मेरे से तो हो जाएगा ये सवाल, थोड़ा सा हेल्प की तो जरूरत है, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा फिर। तो ये जो टीचर्स का बिलीफ है और पॉजिटिव बिलीफ है तो वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। और टीचर्स का अगर नेगेटिव बिलीफ है, टीचर ने कहते तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तो 100 में से शायद एक ही बच्चा होगा जो जबरदस्ती करके दिखा देगा, अदरवाइज बाकी जो बच्चे होंगे 99 वो इस बात से डिमोटिवेट हो सकते हैं, और जितनी उनके अंदर क्षमता है हो सकता है वो उतना भी ना कर पाए। तो टीचर्स के बिलीफ का इन्फ्लुएंस होता है बच्चे पे, ये बात एकदम सही है। तो दोनों बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि जो डिसएडवांटेज बच्चा है उसको बिलोंग फील कराना है, एक्सेप्टेड फील कराना है क्लासरूम में, कि तुम भी इसी क्लास से बिलोंग करते हो, तुम भी सीख सकते हो। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि टीचर का जो बिलीफ है वो बच्चे की एबिलिटी पे प्रभाव डालेगा। दोनों बातें सही हैं, दोनों एक दूसरे के लिए भी सही हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करना होता है क्योंकि कई लोगों ने तो रट्टा लगा रखा है कि ऐसा क्वेश्चन दिखेगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनेबल एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी? यानी एक बच्चा जिसको सीखने की अक्षमता है, यानी कोई भी डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये सब आते हैं, डिस्फेजिया, अभी मैं एक लिस्ट बना के आपको बता भी दूंगी जो जरूरी है, ठीक है ना। पूनम बताइए, तो सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है? नॉट राइट, यानी सही नहीं है। उन बच्चों को जिनको कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी है उनको ठीक तरीके से इंक्लूड करने का तरीका क्या नहीं है, उनके साथ उनके लिए क्या गलत है? पहला ऑप्शन है अलाउंस फॉर फ्रीक्वेंट ब्रेक्स बिटवीन टास्क। मान लीजिए एक बच्चा है जो ज्यादा ध्यान उसका नहीं लग पाता है ना, एडीएचडी वाला भी बच्चा हो सकता है यहाँ पे, यानी अधिगम अक्षमता हो सकती है उसको, सॉरी एडीएचडी क्या होगा, अटेंशन डेफिसिट, ज्यादा देर तक ध्यान नहीं टिका पाता। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, एडीएचडी हुआ चाहे ऑटिज्म हुआ, है ना, या फिर डिसलेक्सिया भी है, या डिसग्राफिया भी है, या कुछ और है। तो अटेंशन में मान लीजिए दिक्कत है, तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो आप टास्क के बीच में विराम दे सकते हो ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड महसूस करे या रिफ्रेश्ड महसूस करे। पॉजिटिव बात है ये। तो बच्चे के, देखो जो बात बच्चे के हित में होती है वो सही होती है, हमें नेगेटिव चाहिए क्योंकि नॉट लिखा हुआ है, तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई। एक्सटेंडिंग अलॉटेड टाइम फॉर टेस्ट, यानी आपने जो टाइम दिया है टेस्ट का, मान लीजिए 2 घंटे, एक बच्चा जिसको दिखने में समस्या है या लिखने में समस्या है, डिस्प्रैक्सिया है, पेन पकड़ के लिखने में समस्या होती है, उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बात ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम हमें दिया जाता है पेपर्स में भी, जो लोग मान लीजिए जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं या उस तरह से कोई समस्या है। थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग अ स्पेस विद मिनिमल डिस्ट्रैक्शन। अब एडीएचडी वाला बच्चा मान लो एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है वो भी, हालांकि हम इनको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में काउंट करते हैं, ऑटिज्म एएसडी में आ जाते हैं सब। तो न्यूनतम विकर्षणों के साथ कार्य स्थल प्रदान करना, हाँ भाई, डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, ये बात भी सही है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर असेसमेंट, ये प्रॉब्लम है, ये गलत है यहाँ पे, जो कि 79% आप लोग कह पा रहे हैं। काफी जल्दी आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, अब थोड़ा स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी। मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, यानी मानकीकृत परीक्षण में, मानकीकृत परीक्षण क्या है? जो वैलिडिटी हो, जिसमें गुण बताए थे ना एक अच्छे टेस्ट के। मानकीकृत टेस्ट, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होगा? यूपीएससी का एग्जाम, सीटेट का एग्जाम, जो लाखों लोग एक साथ दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स, ठीक, वो मानकीकृत हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हैं। तभी मैं कहती हूं आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से सॉल्व करिए बजाय कि किसी टीचर के मॉक टेस्ट को। बिल्कुल वो प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड है, जैसे हम लोग करते हैं तो प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक टेस्ट करेंगे, तो वो फिर भी वो उतने अच्छे नहीं हो सकते जो जितने प्रीवियस ईयर आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो मानकीकृत है, प्रॉपर एक्सपर्ट्स की टीम बनाती है, उसमें वैलिडिटी होगी, उसमें रिलायबिलिटी होगी, ऑब्जेक्टिविटी होगी। ये तीनों गुण बताए थे जब लास्ट चैप्टर लिया था 10 दिन पहले, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन वाला। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए 10 लाख लोग दे रहे हैं, कई लाख लोग दे रहे हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए, कि ये टीचर मेड टेस्ट होता है, दूसरा जो टीचर खुद बच्चों के लिए बनाए। इनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रखा जाता। जब 10 लाख लोगों के लिए पेपर बनाए तो किसी एक इंडिविजुअल को क्या दिक्कत है ये थोड़ी देख पाएगा वो। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, मान लीजिए किसी को डिसलेक्सिया या स्टैंडर्डाइज टेस्ट थोड़ी देखेगा कि डिसलेक्सिक बच्चे के लिए अलग से एक पेपर बन गया, नहीं, वो तो 10 लाख लोग दे रहे हैं। तो ये आपको बुखार था उस दिन, किसको फर्क पड़ेगा? तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट की थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया या कोई और समस्या है, उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता स्टैंडर्डाइज टेस्ट।
वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रख पाता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, एक बच्चा किसी और चीज में बेहतर कर सकता है, वो ध्यान में नहीं रख पाया। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के साथ ये समस्या है। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से बताइएगा। इंक्लूजन, यार तुम ऐसे उधर मत बैठो, उधर से बैठ जाओ ताकि दिखती रहो। ऐसा लग रहा है एक रोबोट को बिठा दिया हमने। इंक्लूजन एज अ फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस इज सिचुएटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी। भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम, बैच में कल ये टॉपिक कर रहे थे, तब भी आपको बताई थी ये बात कि डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता की बात करता है हमारा संविधान भी, कि हम सब विविध हैं, है ना। अभी किसी ने तो कोई भाषण दिया था, मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, बट एग्जाम्पल्स के लिए तो जो चीज मिल जाए उसको यूज कर लेना चाहिए, मैं करती हूँ एज अ टीचर, ठीक है ना। चाहे वो मूवीज का एग्जाम्पल हो, चाहे वो न्यूज में जो चल रहा हो उसका एग्जाम्पल हो, ठीक। तो किन्हीं एक पार्टी के किसी व्यक्ति ने तो कुछ कहा, अब वो चीज मैटर नहीं करती हमारे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पॉलिटिक्स का डिस्कशन नहीं हो रहा, बट वो डाइवर्सिटी को दर्शाते हुए उन्होंने, वो रेसिज्म की तरफ चली गई उनकी बात, कि भाई इंडिया में हर तरह के लोग हैं, इस कलर के भी लोग हैं, इस तरह के भी लोग हैं। तो वो कुल मिला के बात होनी चाहिए थी डाइवर्सिटी की, कि हम अलग अलग विविध लोग हैं। लेकिन वो उस तरह से, फिर कई बार स्टेटमेंट ऐसा हो जाता है ना, शब्दों का ही खेल है, तो गड़बड़ हो जाती है या हो सकती है। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो हो गए उस चीज को सही मानना चाहिए, बट कुल मिला के बात यह कि हम विविध लोग हैं। हमारे देश में भाषा से लेके, रंग से लेके, कल्चर से लेके अलग अलग तरह की चीजें हैं, अलग अलग लोग हैं। तो विविधता ठीक बात होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन में एक क्लासरूम में भी सारे बच्चे ना सेम भाषा बोलेंगे, ना सेम तरह से दिखेंगे, ना सेम तरह की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते होंगे, विविध बच्चे होंगे, ठीक। तो विविधता अच्छी बात है, विविधता को बुरा नहीं मानना है। जब हम विविधता के आधार पर भेदभाव करने लगेंगे तब दिक्कत है। तो डाइवर्सिटी विच इंक्लूड्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी भाषा के आधार पर भाषाई विविधता है, ठीक बात है। जेंडर डाइवर्सिटी, मेल फीमेल अदर जेंडर सब हो सकते हैं, सबको जीने का अधिकार है, ठीक बात है। सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, कोई और त्योहार, मान लीजिए आप ईद मनाते हैं, मैं दिवाली मना रही हूं, कोई और पोंगल मना रहा है, कोई और कुछ और मना रहा है, तो ये डाइवर्सिटी हो सकती है। पहनावे में अंतर हो सकता है। एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, यानी कि एक बच्चा है जो मान लीजिए गिफ्टेड है, तो किसी चीज में वो एबल है। एक बच्चा है जिसको कोई दिक्कत है, डिसेबिलिटी, मान लीजिए डिसलेक्सिया है, कुछ और है, तो लेकिन हमें इंक्लूड तो उसको भी करना है। हर तरह का बच्चा पढ़ेगा तभी तो इंक्लूसिव क्लासरूम कहलाएगा। तो हम कहेंगे फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 83% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। हालांकि हमें लेबल नहीं करना होता, ध्यान रखिएगा, यहां पे लेबल करने की बात नहीं हुई है कि एबिलिटी और डिसेबिलिटी का मतलब ठप्पा लगाने की बात नहीं हुई है। यहां क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप लेबल नहीं कर सकते बच्चों को कि ये एबल है और ये डिसेबल है। क्वेश्चन नंबर 8, तो पूछा कैसे है उस पर बहुत डिपेंड करेगा पेडागोजी में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज not an effective pedagogical strategy to cater to students from disadvantaged background, यानी कौन से बच्चे अलाभान्वित समूह के बच्चे, ऐसे बच्चे जो किसी भी आधार पे हाशिए पे रह गए हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाया। चाहे वो हमारे देश में ऐसे कास्ट की अगर हम बात करें तो कास्ट हो सकते हैं डिसएडवांटेज, जिनके बेसिस पे फिर उनको आरक्षण हम दे रहे हैं, या महिलाओं के केस में कई जगह पे आरक्षण है, क्योंकि वो उनको डिसएडवांटेज पोजीशन में वो रखा गया। उनको जब आपने या बहुत सारे लोगों ने, मान लीजिए एक समय पे लड़कियों को तो पढ़ने नहीं दिया गया, लड़कों को पढ़ने दिया जा रहा है, तो अब वो डिसएडवांटेज वर्ग में आ गई। अब उनको उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विटी लानी पड़ेगी, कई बार रिजर्वेशन का यूज करना पड़ेगा, कई बार किसी और टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिसएडवांटेज पोजीशन में है। अब कोई भी किसी भी आधार पे डिसएडवांटेज हो सकता है बच्चा, चाहे वो जाति समूह के आधार पे, भाषा के आधार पे, अगर उस भाषा के लोगों का मजाक उड़ाते हैं लोग तो वो डिसएडवांटेज हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे। तो कौन सा एक तरीका नहीं है सही जिससे डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के बच्चे को इंक्लूड किया जाना चाहिए। लिंक लर्निंग एक्टिविटीज विद द सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, सीखने की गतिविधियों को छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। यानी जिस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, तो आप दिवाली का भी एग्जाम्पल लीजिए क्लास में, ईद का भी लीजिए, बाकी त्योहारों का भी लीजिए, है ना, गुरुपूरब का भी लीजिए, जो आपको मन करे, मतलब सभी बच्चों को इंक्लूड करना है, ये बात तो पॉजिटिव है। हमें क्या चाहिए, नॉट वाला जवाब चाहिए, यानी जो गलत है वो सही होगा हमारे लिए, तो हमें तो गलत चाहिए, ये तो सही है, ये तो पॉजिटिव है। डिसमिस एक्सप्रेशन इन लोकल लैंग्वेज, बच्चे की स्थानीय भाषा में एक्सप्रेस मत करने दो, तो ये तो गलत तरीका है ना, डिसमिस नहीं कर सकते आप। मेक इट, तो ये नेगेटिव लग रहा है, देखेंगे अभी। मेक इट कंपल्सरी फॉर देम टू टेक ट्यूशंस एट होम, बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए मजबूर कर दो, ये भी गलत ही लग रहा है मुझे, तो मुझे क्या ये है ही गलत। एक्सप्रेशन इन लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में एक्सप्रेशन, ये भी नेगेटिव ही बात है। फोकस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ स्कूल नॉलेज एज इट थ्रू रेपिटेड प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करा के आप जो स्कूल में रटवाया गया है उसी को उगलवाना चाहते हैं, तो तीनों ही बातें गलत हैं। पॉजिटिव क्या है इसमें,
फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी टू केटर टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुसार शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति नहीं है? नॉट पूछा है। देख लेते हैं भाई, लिंक लर्निंग एक्टिविटीज विद द सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, यही पॉजिटिव है, बाकी सब तो यहाँ नेगेटिव ही लग रहे हैं कि अगर आप बच्चे की लोकल भाषा में उसको नहीं अभिव्यक्ति करने दे रहे हैं, उसको खारिज कर दे रहे हैं, कंपलसरी लगा दे रहे हैं कि ट्यूशन तो लेना ही पड़ेगा, बार बार बस रट्टा लगवा के सिर्फ उगलवाना चाहते हैं चीजें, ये तीनों ही बातें गलत हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन ही गलत है, हमें ये नॉट हटाना पड़ेगा यहां से, हमें ये नॉट यहां से हटाना पड़ेगा। कौन सी रणनीति है? अगर सवाल ऐसे होगा, हो सकता है पेपर में गलती रही हो या फिर टाइपिंग की गलती रही हो या क्वेश्चन बनाने में गलती हुई हो, तो ये सिर्फ एक ही बात यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी तीनों तो नेगेटिव ही है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर, बाकी तीनों तो नेगेटिव हैं। तो इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देंगे, इसमें से नॉट हटा देंगे क्योंकि ये गलत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर और जवाब दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई? स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डैश ऑफन फेस डिफिकल्टीज इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटेशन, यानी डैश के साथ संघर्ष करने वाले विद्यार्थियों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। गणित से संबंधित विकार, डिसेबिलिटी जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, कैलकुलेशन से रिलेटेड हो, डिसकैलकुलिया, देख लो मैं ही गलत बता रही हूँ, मैं चेक कर रही थी आप लोगों को, ठीक है ना, यही तो कहते हैं टीचर्स, है ना। तो आप समझ जाया करो, जब भी मैं ये किया करूँ मैं चेक कर रही थी आपको। देखो एक बार, गुणज वैकल्य कहते हैं इसको, क्यों? क्योंकि गणित से संबंधित, गणना संबंधित विकार, है ना। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन कहाँ होती है? मैथ्स में होती है, भाषा में थोड़ी कैलकुलेशन होगी, लैंग्वेज में थोड़ी। तो कैलकुलेशन, बच्चे को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इन सब में दिक्कत हो सकती है, वो जहां डिवाइड करना है वहां ऐड कर सकता है, कुछ भी कैलकुलेशन संबंधी समस्या हो सकती है, ठीक है जी। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया तो रीडिंग संबंधित है भाई, पढ़ने से, वो बी को डी पढ़ना, डॉग को गॉड पढ़ना। डिसग्राफिया, ग्राफ का मतलब होता है, ग्राफ कैसे बनाओगे? हाथ से, तो ये राइटिंग से याद रख लिया करो ग्राफ को, डिसग्राफिया को। ऑटिज्म में आपको पता है कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी, सोशली घुलने मिलने में दिक्कत होगी, माय नेम इज खान के शाहरुख खान को याद कर लो, है ना। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होगा, तो ये क्या है? स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर मतलब रेपिटेटिव, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही है, डिसकैलकुलिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखना एक बार, ये क्या कहता है भाई? अब जितना रिवीजन हो सके, जो भी आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज भी करना है, नए क्वेश्चंस भी करने हैं, पुराने भी जितना हो सके, प्रीवियस ईयर को भी अच्छे से रिवाइज करना है। जिसने अच्छे से प्रीवियस ईयर कर लिया पिछले 3 से 5 साल का, मोर देन एनफ है, इवन 3 साल का भी। आपकी टिप्स में होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सिर्फ सही और गलत का उत्तर नहीं देना होता। हाँ, जो सही है वही गलत है, क्योंकि पूछा ही गलत है, बिल्कुल तरुण तिवारी सही समझे आप, यही अपना स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मल्टीपल, बाबू राव का, हाँ, मल्टीपल वेज ऑफ डैश आर ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर सक्सेस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूरी है, इसको समझेंगे अभी। मल्टीपल वेज ऑफ डैश आर ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूडीएल, यानी यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। अब यूडीएल क्या है? स्पेशल, अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की, तो स्पेशल बच्चों को भी और नॉर्मल बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाने का एक अप्रोच है, एक डिजाइन है, एक तरीका है। सार्वभौमिक डिजाइन के सफल कार्यान्वयन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ये सार्वभौमिक डिजाइन यानी यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, सार्वभौमिक सीखने का डिजाइन कह सकते हो आप। यूडीएल इंक्लूसिव एजुकेशन में हम यूज करते हैं, नॉर्मल बच्चा और स्पेशल बच्चा, यानी जिसकी स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या कोई भी डिसेबिलिटी है, हर तरह के बच्चे को हम उसकी नीड के अकॉर्डिंग इंक्लूड कर पाए, तभी यूनिवर्सल कह रहे हैं। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिकरण, यानी हर बच्चे को हम सिखा पा रहे हैं। तो अब यहां पे बात बनती है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मल्टीपल वेज ऑफ व्हाट? रिप्रेजेंटेशन, एक्शन, एंगेजमेंट, लेबलिंग। अब हमें पता है लेबलिंग तो नहीं होगा, बच्चे पे ठप्पा लगाना, ये वीक है, ये फर्स्ट है, ये बेहतर है, ये अच्छा है, ये गलत तरीका होगा, तो ये तो गलत हो गया, बाकी तीनों तो पॉजिटिव है। अब इसका आंसर, ये बोर्ड ने भी कुछ गड़बड़ की है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये तीनों ही बातें सही हैं, क्योंकि यूडीएल के तीनों ही प्रिंसिपल हैं, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन हो, एक्शन हो, एंगेजमेंट हो। लेकिन इसमें जो सही आंसर है वो है रिप्रेजेंटेशन, जिससे 1 नंबर आपको मिलेगा या मिला है जब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।